जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ साथ महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। इस जन्मदिन के दिन हम उनको याद करेंगे, लेकिन जब भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं तो उनके कुछ फैसलों की भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद थे। चाहे वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात हो, या फिर भगत सिंह को बचाने की बात हो, या फिर नेहरू जी को पहले प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की बात हो। कई सारी चीज़ें हैं जिनको के लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं, और ये सवाल मेरे जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी कई लोग हों जिनके मन में बार बार उठते होंगे। तो आज हम उनके इन्हीं फैसलों के बारे में बात करेंगे कि इन फैसलों से आखिर क्या कुछ बदला जा सकता था, इन फैसलों में क्या कुछ बदला जा सकता था, या फिर ये फैसले कहीं गलत तो साबित नहीं हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या महात्मा गांधी जी ने पटेल की जगह पर नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए पूरा जोर लगाया था। बात 29 अप्रैल 1946 की है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाना था। ये चुनाव इसलिए सबसे ज़्यादा अहम था क्योंकि भारत की आने वाली अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष को ही बनाया जाना लगभग तय किया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपालनी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। गांधी की इच्छा के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नेहरू के नाम का भी प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में दो नाम थे, पटेल और जाहिर सी बात है नेहरू। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लेते। कृपलानी ने पटेल के नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल ने कागज पर दस्तखत नहीं किए और अर्जी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने उसे नेहरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है। मगर नेहरू यहाँ पर चुप रह गए। गांधी ने वो कागज़ पटेल की तरफ वापस बढ़ाया और इस बार पटेल ने अपने नाम वापसी पर दस्तखत कर दिए। फौरन ही कृपलानी ने नेहरू के निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी। अब इसका जो रेफरेंस मिलता है वो मिलता है कृपलानी की किताब गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट्स में। उस समय के बड़े पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपनी विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जवाहर नंबर 2 स्थिति में आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दोनों सरकारी गाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल होंगे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए नेहरू और राष्ट्र के नाम के लिए पटेल होंगे। गांधी ने एक और मौके पर कहा था कि जिस समय हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ से ली जा रही थी, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। पटेल के उग्र तेवर और बढ़ती उम्र भी गांधी के इस रुख की वजह हो सकती है। पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल 71 साल के थे और नेहरू की उम्र उस समय केवल 56 साल थी। दूसरी हम बात करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर सुभाष चंद्र बोस की खिलाफत, वो भी दोबारा, मतलब सुभाष चंद्र बोस जब दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय गांधी जी का क्या रवैया था। 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपनी ऊर्जा से सभी को हैरान कर दिया। हालांकि तब तक गांधी के साथ उनके मतभेद लगभग सभी के सामने आने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस ने पत्नी एमिली शेंकला को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि यह संदेहजनक है कि मैं अगले साल फिर से पार्टी का अध्यक्ष बन पाऊँ। कुछ लोग गांधी जी पर दबाव डालकर इस बार कोई मुसलमान अध्यक्ष बनना चाहिए, यही गांधी जी भी चाहते हैं, किंतु मेरी अभी तक उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी माहौल में 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। इस पद के लिए महात्मा गांधी की पहली पसंद अब्दुल कलाम आज़ाद माने जा रहे हैं। कलाम के मना करने के बाद गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया। सुभाष को 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1370 वोट मिले। गांधी जी और पटेल को पूरा जोर लगाने के बाद भी वे जीत नहीं सके। गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी हार माना। इसी समय गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इसके बाद पटेल और अन्य कई सदस्यों ने भी कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष के लिए अपने पद पर बने रहना बहुत मुश्किल हो गया। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद ने ली। बोस ने कांग्रेस के अंदर ही अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के रिसर्च जनरल इतिहास में जेपी मिश्रा ने लिखा है कि बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद कांग्रेस हाईकमान राजनीतिक तौर पर बोस के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना चुके थे। हालांकि सुभाष अभी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जुलाई 1939 में उस पद से भी हटकर उन्हें 3 वर्ष के लिए किसी अन्य पद के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इन्हीं के ऊपर आज भी सवाल बने हुए हैं।
अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो कि गांधी जी के इतिहास में उठता है कि क्या वाकई महात्मा गांधी क्रांतिकारी भगत सिंह को बचा सकते थे। बात है 8 अप्रैल 1929 की, जब भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके और मौके से ही गिरफ्तारी भी थी। भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध के साथ आज़ादी की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की रात लाहौर जेल में उनको फांसी दी गई। फांसी 17 दिन पहले मतलब 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौते की प्रमुख शर्तों में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का किया जाना शामिल था। इसके अलावा भारतीय को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार, आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वालों की बहाली, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस किए जाने जैसे कई बातें शामिल थी। इसके बदले में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हो गई। इतिहासकार एजी नूरानी अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के 14वें चैप्टर गांधीज ट्रुथ में कहते हैं कि भगत सिंह का जीवन बचाने में गांधी ने आधे अधूरे प्रयास किए। भगत सिंह की मौत की सज़ा को कम करके उम्र कैद में बदलने के लिए उन्होंने वायसराय से जोरदार अपील करी ही नहीं। इतिहासकार और गांधी पर कई किताबें लिखने वाले अनिल नौरिया कहते हैं कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी को कम कराने के लिए तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर और श्रीनिवास शास्त्री को वायसराय के पास भेजा। अप्रैल 1930 से अप्रैल 1933 के बीच ब्रिटिश सरकार के गृह सचिव रहे हर्बर्ट विलियम इमर्सन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए गांधी के प्रयास ईमानदार थे और उन्हें काम चलाऊ कहना शांति के दूत का अपमान है। गांधी जी के मुताबिक भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही मिलती हैं। इसके बाद आखिरी एक जो मुद्दा है जो उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है वो है 55 करोड़ देने वाला मामला जो कि पाकिस्तान को दिए गए थे। बात 20 अगस्त 1947 की है। 5 दिन पहले ही अस्तित्व में आई पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से साजिश रचना शुरू कर दी थी। योजना के मुताबिक 22 अक्टूबर को हथियारबंद कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। 26 अक्टूबर तक हालात ऐसे हो गए कि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फौरन ही एयरलिफ्ट के जरिए कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने कबायलियों के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। इधर बंटवारे के दौरान यह तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किश्त दे दी थी। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत में सरकार से लेकर सेना को पता था कि अब अगर बचे हुए 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए तो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में होगा। नतीजतन भारत सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली दूसरी किश्त रोक दी। तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा देना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। महात्मा गांधी का भी मानना था कि भारत को समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने चाहिए, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। कई लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने इसके लिए अनशन किया, हालांकि अनशन की बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। 13 जनवरी 1948 को गांधी ने प्रार्थना सभा में दोनों धर्मों के लोगों से बातचीत करी, लेकिन उसमें 55 करोड़ रुपए का कोई भी जिक्र नहीं था। 15 अगस्त को एक पत्रकार से बातचीत में भी उन्होंने 55 करोड़ का जिक्र नहीं किया। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों में गांधी की ओर से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग का कोई जिक्र नहीं मिलता। 1953 में पाकिस्तान ने भारत से फिर से वो पैसे देने की मांग करी, लेकिन तब कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास भारत के करीब 600 करोड़ की संपत्ति है, वो पहले उसका भुगतान करे। पंजाब राज्य सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को जो पानी मिलता है उसका करीब 100 करोड़ रुपए का बिल पाकिस्तान पर बकाया है। अगर उसे पाकिस्तान चुकता करेगा तो भारत पैसे देगा। भारत ने पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने पर लगी 4.5 लाख की फीस भी अदा की थी। इन सभी वजहों से दोनों देशों के बीच फिर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। अब ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें खुले तौर पर सभी के सामने हैं, लेकिन इनको लेकर बात हमेशा यही रहती कि क्या गांधी के ये फैसले सही थे या गलत। ये बात मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको सही लगता है तो मुझे बताइए, अगर आपको गलत लगता है तो भी अपनी बात सामने रखिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।